वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे, हमने क्लास 10th भूगोल पे जो हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे उसमें हमने पार्ट 3 कर लिया था। आज हम पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 3 में हमने संसाधन संरक्षण की बात करी थी, ठीक है। उसमें गांधी जी के बारे में बताया था, गांधी जी ने क्या कहा था, लालच और जो है पेटी और पेट के बारे में। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली थी। अब आता है हमारा भू संसाधन, मतलब लैंड रिसोर्स। जो लैंड है, जो हमारा भूमि है, वो भी एक रिसोर्स है। जैसे अभी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं भूमि पे खड़ा हूँ, तो वो भी एक संसाधन है। तो भू संसाधन की बात करेंगे अब। तो क्या है, हम भूमि पर रहते हैं। हम कहाँ पे रहते हैं? हम भूमि पे रहते हैं। इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। बिल्कुल सही बात है, कई सारे क्रियाकलाप करते हैं हम भूमि पे, और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। बिल्कुल विभिन्न रूपों में हम इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि प्रकृति ने हमें भूमि दी, तो ये प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं। प्राकृतिक वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं जो भी हम करते हैं इकोनॉमी के लिए, ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, परिवहन जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, आदान प्रदान होता है कारों का एक जगह से दूसरी जगह पे, संचार व्यवस्थाएं जो हम बात करते हैं, यहां से हम बात कर रहे हैं कहीं कश्मीर या कहीं दूसरे देश में बैठे हुए व्यक्ति से, तो संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। ये सारी व्यवस्थाएं कहाँ पे आधारित है? ये सारी व्यवस्थाएं भूमि पे आधारित है। भूमि पे खड़े होके ही हम ये सारी व्यवस्थाओं को उपयोग कर पाते हैं। भूमि नहीं होगी तो हम कहां से उपयोग करेंगे? अब तो परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, मगर भूमि भी सीमित है। आप सबको पता होगा कि हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट है। हमारे पास 6 कॉन्टिनेंट है। अब इसके अलावा तो हमारे पास कुछ है नहीं, ठीक है। तो यही सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होने की वजह से हमारे पास भूमि जो है सीमित संसाधन है। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। अब आप सबको ये बात पता होगी कि हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसमें सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा भूमि है या सबसे ज्यादा पानी है? तो सबसे ज्यादा पानी है। क्या है? सबसे ज्यादा पानी। आप सबने देखा होगा, हमेशा हम पृथ्वी को जब भी देखते हैं नीली बताते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पानी है। हमारे पास भूमि है मगर भूमि पानी से कम है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हमारे पास पानी है। ओशंस आपने सबने सुना होगा, कई सारे ओशन। तो अब देखिए, इस वजह से हमें इसका योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना चाहिए। अब भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां बनती हैं। आप सबने देखा होगा, भारत की भूमि पर कुछ पहाड़ इस तरीके के मिलेंगे, कुछ इस तरीके के मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है बनती रहती हैं। कुछ इस तरीके के पहाड़ भी होते हैं, तो ये हमें मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे हमें यही बताया गया है कि विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां हमें पृथ्वी पर, हमारी भूमि पर मिलती है भारत में। तो पर्वत मिलते हैं, पठार मिलते हैं। पठार किस तरीके के होते हैं? आपने पर्वत तो देखे हैं, सारे इस तरीके के होते हैं। पठार इस तरीके के होते हैं, यहां से यूं 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 यूं। इधर तो प्लेन, इधर भी प्लेन। प्लेन मतलब इधर खाली मैदान, और ये हमारा पठार के रूप में। ये क्या हो गया? पठार हो गया हमारा। और मैदान, ये खाली मैदान जो है ना, ये खाली मैदान, इस तरीके खाली मैदान होते हैं। और द्वीप पाए जाते हैं। द्वीप मतलब जो आइलैंड्स होते हैं ना, जहाँ पे ये आइलैंड है, इसके आसपास जो क्या है? पानी है, पानी है, और ये बस बीच में एक भूमि है। इस तरीके के द्वीप होते हैं। तो ये पाए जाते हैं हमारी भूमि पर, इस तरीके की चीजें। अब लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। तो ये जो है ना, ये मैदान, ये कितना है? 43% जो है मैदान है। 43% हमारा क्या है? 43% हमारा सिर्फ और सिर्फ मैदान है, इस तरीके से। अब जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। कृषि जो है वो यहीं पे होती है, जो हमारा एग्रीकल्चर है वो यहीं पे होता है। भू क्षेत्र मैदान है, ये कृषि के लिए और विकास के लिए हमारे लिए उपयुक्त मैदान है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। और इस तरीके के जो पर्वत होते हैं ना, ये कितने भाग पर है? हमारे 30% भाग पर है ये पर्वत। हमारे भूमि में 30% भाग पर पर्वत है। वे कुछ
बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और परिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इन सब चीजों के लिए ये जो पर्वत है वो महत्वपूर्ण होता है, ये हमें अनुकूल परिस्थितियां देता है। नदियां जो है इसके आसपास से गुजर जाती हैं, कई तरीके की नदियां जो है गुजरती हैं। तो इस बारे में बात करता है मैदान पर्वत, और ये 30% होता है हमारी भूमि का। अब देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र। अब ये तो हो गए 30। अब जो ये पठारी क्षेत्र मैंने आपको बताया था ना, ये कितना बताया इसमें, 27%। इस 27% भाग जो है इस तरीके का पठारी क्षेत्र है, ठीक है। तो ये हमारा पठारी क्षेत्र हो गया। अब इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोश है। अब इस तरीके के पठार जहां होंगे ना, वहां पर ही हमें कई तरीके के मिनरल्स, खनिज, ये सारी चीजें मिल रही, जो हमारे लिए एक तरीके का संसाधन है। अब देखिए ये उसी के बारे में बात कर रहा है, मुख्य भू आकृतियों का दर्जन। मैदान देखिए कितना है, 43%, पर्वत 30% और पठार 27%, और यहाँ पर ही सबसे ज्यादा संसाधन हमें मिलते हैं, जबकि यही क्या है, सबसे कम है। कृषि के लिए तो क्या चाहिए, मैदान, मैदान 43%। इसी वजह से हमारी जो आधे से ज्यादा जनता है वो कृषि पर निर्भर है, क्योंकि मैदान है हमारे 43% सबसे ज्यादा। तो ये हो गया हमारा भू संसाधन कितना जरा जरूरी है, इससे हमें पता लग गया, ठीक है। तो भू संसाधन के बारे में आपने जान लिया। अब आगे बात करते हैं। अब आगे क्या बात करेंगे हम देखते हैं। अब आगे हम बात करेंगे, ये मैप में आपको अभी डायग्राम जो है अभी बता, इसके बारे में सारी डिटेल्स हमें यहां से पता लगेगी। देखिए ये है हमारा भू उपयोग। भू उपयोग का मतलब हमने ये तो देख लिया, ये हमारा जो भू संसाधन है वो किस तरीके का है, किस तरीके की चीजें वहां पे होती है, पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, द्वीप होते हैं, मैदान होते हैं, ये सारी चीजें होती है। अब उनका उपयोग किस तरीके से करते हैं, उस भूमि का उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं, जो भूमि एक संसाधन है उसका उपयोग किस किस तरीके से किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे 5 तरीके बताए, इन 5 तरीकों से हम भूमि का उपयोग कर सकते हैं। देखते हैं क्या क्या तरीके। वो एक पहला क्या है, पहला है वन। तो भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। पहला तो है वन बनाने के लिए किया जाता है। वन मतलब जो हमारे जंगल होते हैं, फॉरेस्ट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, इसके लिए कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, जो कृषि के लिए उपलब्ध भूमि नहीं है उसे अनुपलब्ध कहेंगे। तो वो कौन कौन सी जो कृषि के लिए अनुपलब्ध है, एक तो बंजर भूमि और कृषि अयोग्य भूमि। एक तो बंजर भूमि है जहां पे हम कुछ नहीं उगा सकते, कृषि अयोग्य भी जहां पे कृषि नहीं कर सकते, तो वो वाली भूमि हो गई, उस तरीके की भूमि का उपयोग हो सकता है। और गैर कृषि परियोजनों के लिए भूमि, जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग, ये सब कब बनते हैं, सड़क बनती है, इमारतें बनती है, वो भूमि पे ही बनती है। तो वहां पे कृषि हो या ना हो, वो गैर कृषि तरीके से प्रयोजनों में यूज होती है। तो ये हमारी दूसरा उपयोग हो गया, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि इस तरीके से होती है। अब तीसरा भूमि का प्रकार, पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। जो पड़ती भूमि होती है ना, उसके अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, ठीक है, वो देखते हैं अब हम। मतलब जिसमें परत होती है ना भूमियों में, वो परत वाली भूमि को अगर हम साइड में कर दें तो कौन कौन सी कृषि अयोग्य भूमि बची है। तो देखिए, स्थायी चरागाहें तथा अन्य गोचर भूमि। स्थायी चरागाहें और अन्य तरीके की गोचर भूमियां जो होती है वो कृषि अयोग्य होती है। वो क्या होती है, वो कृषि अयोग्य होती है, स्थायी होती है, वो सिर्फ चराने के लिए होती है। वहां पे पशुओं को चराने के लिए आप लाते हैं, वहां पे कुछ कृषि नहीं होती है। दूसरा, विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो विविध प्रकार के वृक्ष हो गए, वृक्षों की फसलें होगी, उपवन हो गई, तो ये उनसे अधीन भूमि होती है। यहाँ पर सिर्फ वही चीजें उग सकती है और चीजें नहीं, बोए गए क्षेत्र में शामिल इस वजह से ही नहीं है। तो ये भी कृषि योग्य भूमि है। क्यों, क्योंकि इसमें कृषि नहीं हो रही, जो वृक्ष है उसकी अपनी अलग तरीके की चीजें हो रही है और वहां पे वही चीजें उगती है और कोई चीजें नहीं, वहां पे कुछ और बोया नहीं जा सकता। तो इस तरीके की कृषि योग्य भूमि होती है। अब तीसरी क्या है, कृषि योग्य बंजर भूमि, जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो।
अब ऐसा हो सकता है कि एक भूमि है जो कृषि योग्य है, मगर वहां पानी नहीं मिल रहा हमें, इस वजह से बंजर पड़ी हुई है, और हमने 5 से अधिक वर्षों से वहां पे खेती नहीं करी। क्यों? क्योंकि हमें पानी नहीं मिला। तो इस वजह से वो कहाँ पे आ जाती है? वो हो जाती है हमारी कृषि अयोग्य भूमि में। ठीक है, वो आ जाती है हमारी कृषि अयोग्य भूमि में। अब किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे हमारे चौथे उपयोग की, कि भूमि का चौथी भाग किस तरीके से उपयोग किया जाए। वो है परती भूमि। यहाँ पे हमने परती भूमि को हटा दिया था। अब यहाँ परती भूमि के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो भूमि जिसमें परतें होती हैं। देखते हैं, एक तो वर्तमान परती, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई है, जहां पर 1 साल तक खेती नहीं की हो या फिर 1 साल से कम खेती नहीं की, उन्हें हम वर्तमान पड़ती कहते हैं। आप सबको पता होगा कि खरीफ हो गया, रबी हो गया, इन सब की जो फसलें हैं वो एक सीजन में होती है। जब इनका सीजन चला जाता है तो जो हमारी भूमि है उसको खाली छोड़ दिया जाता है। और खाली छोड़ दिया जाता है तो कब तक खाली छोड़ दिया जाता है? तो 1 वर्ष तक या उससे कम समय तक अगर हम वहां पे खेती नहीं करते हैं तो वो वर्तमान पड़ती कहलाती है। ठीक है, अगर 1 साल तक हमने वहां पे खेती नहीं करी है, वेट कर रहे हैं हम कि हमारी बारिश होगी तब करेंगे, तो वो वर्तमान पड़ती कहलाती है। अब एक और, वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि या पुरातन पड़ती भूमि, जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई है। अब वर्तमान पड़ती के अलावा जो भूमि होगी, जहां पे भूमि में कृषि की जा सकती है मगर वो सिर्फ सीजनल होती है, तो इस वजह से वहां पे हमने क्या किया, 1 से 5 साल तक कोई खेती नहीं करी और छठे साल हम खेती करने पहुंच गए, तो वो भी एक पड़ती के भूमि में आ जाएगा, मगर वर्तमान भूमि से, पड़ती भूमि से अलग होगा। ठीक है, इसमें तो 1 साल या उससे कम, उसमें 1 या 5 साल से ज्यादा, इस तरीके की चीजें होती है। अब हमारा पांचवा उपयोग, हमने 4 उपयोग तो पढ़ लिए, अब हमारा पांचवा उपयोग भूमि का किस तरीके से होता है। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, मतलब जिसमें हम उस क्षेत्र में कुछ ना कुछ बोते हैं। तो देखिए, और वो शुद्ध है, मतलब वहां पे सिर्फ बोना होता है। वो क्या है, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सफल कृषि क्षेत्र कहलाता है। शुद्ध मतलब नियत बोई, मतलब वहां पे जो है कृषि ही होगी, वहां पे क्या होगी, वहां पे सिर्फ कृषि होगी, वो शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्र है। तो अगर एक कृषि वर्ष है, एग्रीकल्चर ईयर है, एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए। अगर हम एक बार से अधिक, कहीं एक छोटा सा लैंड है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक बार एक फसल ग्रो कर ली, उसे निकाला, फिर दूसरी फसल भी उसी जो भूमि है उस पर ग्रो कर ली, तो उसको भी हमने जोड़ दिया। किससे? ये जो शुद्ध निवल बोए क्षेत्र जिनमें से बोए क्षेत्र कर सकते उससे जोड़ दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, सकल कृषि क्षेत्र, जिसमें एक तो हमारा शुद्ध आ गया और प्लस एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र, ये हो गया हमारा सफल सकल कृषि क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। यहां पे आप लिख सकते हैं बोया गया क्षेत्र, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र प्लस एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र, इसको अगर आप मिला देंगे तो क्या मिलेगा आपको, सकल कृषित क्षेत्र मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे 5 उपयोग हो गए। क्या हो गए हमारे, हमारे 5 उपयोग हो गए। अब हम देखेंगे भारत में भू उपयोग का प्रारूप। क्या देखेंगे, भारत में किस तरीके से भू उपयोग का प्रारूप जो है किया जाता है। मगर उससे पहले हम एक बार इसको देखते हैं। ये भारत के बारे में ही बात कर रहा है। हमने भू उपयोग पढ़ लिया, अभी जो हम भारत के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में भू उपयोग का प्रारूप, तो इस पे आधारित है। इसमें भारत का जो भू उपयोग है वो अच्छी तरह से समझाया गया है और उसी को हम आगे यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो हम जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे उसे यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से बताया गया है, देखते हैं क्या बताया। तो भारत में भू उपयोग प्रारूप, किस तरीके से भूमि का उपयोग होता है तो, और किस तरीके से भूमि है। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक
जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी, क्षमता, संस्कृति और परंपरा इत्यादि शामिल है। तो भारत में जब भी हम किसी भूमि का उपयोग करेंगे तो हमें उसके भौतिक कारण पता होने चाहिए, हमें हमारी प्रौद्योगिकी, हमारी जनसंख्या, उन सब के बारे में भी पता होना चाहिए, हमारी वो भू आकृति किस तरीके की है, तो जलवायु वहां पे कहाँ कैसी है, वहां की जो भूमि है वो किस तरीके की है। तो सारी चीजों को अगर हम शामिल कर दें तो हम निर्धारित करके भारत में भू उपयोग का प्रारूप तैयार कर सकते हैं। तो क्या प्रारूप तैयार होता है, ये सारी चीजों को हमने लिया और एक प्रारूप तैयार किया कि भाई भारत में किस तरीके की भूमि, भू आकृतियां ले ली, जलवायु ले ली, जनसंख्या ले ली, घनत्व, टेक्नोलॉजी ले ली, संस्कृति परंपरा सब ले ली। तो हमें क्या निकल कर आया, अब रिजल्ट निकल कर आया, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, इतना बड़ा क्षेत्र है हमारा, इतना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये हमारा भारत का अभी का एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र। देखिए और क्या है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। तो हमारे पास हमें पता लग गया कि भाई इतना बड़ा क्षेत्र है, मगर ये भी पूरा हमें पता नहीं है। इसमें से सिर्फ 93% है जो हम भूमि का उपयोग करते हैं, बाकी 7% भूमि का उपयोग करते ही नहीं। बाकी 7% जो भूमि है उसका हम उपयोग नहीं करते, ठीक है, उसका हम उपयोग बिल्कुल नहीं करते। अब क्यों नहीं करते, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांत में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। तो क्या कारण है कि 93% भाग को ही हम उपयोग करते हैं? तो मेन कारण यह है कि हमने जो पाकिस्तान और चाइना के पास हमारा अक्साई चीन, पाकिस्तान के पास हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे एक प्ले करती है बहुत बड़ा रोल, ठीक है। तो आपको समझने में आया इस तरीके से होता है, आप सबको समझने में आ गया। अब हम बात करेंगे आगे, इसकी बात करेंगे अब हम बात करेंगे स्थायी चरागाहों, ठीक है। अभी तक तो हमने ये बात कर ली, इस तरीके से हमारा ये निकल कर आया। अब अगर हम ये क्रियाकलाप भी देख लेते हैं जो हमने मैप की बात करी थी स्थायी चरागाहों से पहले, क्या है कि भू उपयोग के दो वृहद क्षेत्रों जो हमें दिए गए हैं 1.4 फिगर में, की तुलना करके पता लगाएं आप कि 1960-61 और 2008-9 के बीच शुद्ध नीवल बोए गए क्षेत्र और वनों के अंतर्गत भूमि में बहुत सीमित परिवर्तन ही क्यों आया है। अब देखते हैं क्यों आया है सीमित परिवर्तन। भाई यहाँ पे देखिए आपको दो दिए हुए हैं, एक क्या है, एक है आपका 1960, 61, 1960-61 और 2008-2009। अब यहाँ पे 1960-61 का देखते हैं, तो यहाँ पे वन देखिए, वन कितना है 18.11। सबसे ज्यादा क्या है, विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, इसमें सिर्फ वही बोया जा सकता है, वो कितना है सबसे ज्यादा है। स्थायी चरागाह तथा अन्य गोचर भूमि, जहां पे हम सिर्फ पशु पक्षियों को चराने के लिए भेजते हैं, तो वो कितना है, वो हमारे पास बहुत कम है, देखिए 4 ही है। गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत क्षेत्र, जिसमें कृषि नहीं होती और गैर कृषि होता है, तो वो कितना है क्षेत्र, वो देखिए वो भी 4 के आसपास है। बंजर भूमि कितनी है और कृषि अयोग्य भूमि 12 है, और वन हमारे मैंने भी आपको बताया सबसे ज्यादा जो है ये है। अब इसमें देखिए कृषि योग्य बंजर भूमि कितनी है, बंजर भूमि देखें 4। अब इधर देखिए इस टाइम पे जो बंजर भूमि थी वो कितनी थी 12, अब कितनी हो गई है कृषि योग्य बंजर भूमि। वो तो बंजर भूमि थी मगर यहाँ पे बंजर है मगर कृषि योग्य भी है, वो 4 है, ठीक है। अब परती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन परती वो कितना है, देखिए 3 ही है, देखिए
और 22। अब वर्तमान प्रति 4 और शुद्ध बोया जाने वाला क्षेत्र देखिए, शुद्ध बोया जाने वाला मतलब जहां पे एग्रीकल्चर किया जाता है, तो कितना है सबसे ज्यादा 46.24%। तो हम भूमि का इतना ज्यादा उपयोग करते हैं किसमें, शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र के लिए। इसी वजह से हमें एग्रीकल्चर कृषि में डिपेंडेंट है आज के समय। ठीक है, अब हमने ये देख लिया, अब आगे चलते हैं, आगे क्या बातें होती है देखते हैं। स्थायी चरागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। तो जो स्थायी चरागाह हैं उनके अंतर्गत जो भूमि है वो क्या हुई है, वो कम हुई है। मतलब जो एनिमल्स, जो हमारे पशु पक्षी है, उनको हम जो है चराने के लिए बड़ी बड़ी जो फील्ड्स है वहां पे बेचते हैं, ताकि उन चरागाहों पे वो पशु पक्षी जो है अपने अपने जो भी खाने वाले पदार्थ है उनको ग्रहण कर पाए और अच्छी तरह से उनका विकास हो। मगर वो वाली भूमि भी कम होती जा रही है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध करने में कैसे समर्थ होंगे। जब हम चारा गाहों की भूमि ही कम हो जाएगी तो चारा मिलेगा कैसे, और अगर चारा नहीं मिलेगा तो पशुओं को खिलाएंगे क्या, क्या खिलाएंगे हम पशुओं को, क्योंकि हमारी चारा वाली भूमि तो कम होती जा रही है, तो पशुओं को चारा खिलाने में भी बड़ी परेशानी आ रही है। हम समर्थ कैसे होंगे, इतनी ज्यादा हमारी जो पशुधन है, हमारे पास इतने सारे पशु हैं, उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए। और इसके क्या परिणाम होंगे आप सोच के देखिए। मानव को आज के टाइम पे पेट भर खाना नहीं मिल रहा, इतना ही नहीं जो पशु पक्षी हैं उनको भी खाना नहीं मिल रहा। क्यों, क्योंकि स्थायी चरागाह खत्म हो गए या फिर कम हो गए। अब देखिए, वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ। जो वर्तमान प्रति है जिसमें आप सीजनल क्रॉप ग्रो करते हैं, एक बार खरीफ रबी थोड़ी देर के लिए लैंड को खाली छोड़ देते हैं कि भाई जब तक सीजन नहीं आएगा हम कैसे ग्रो करेंगे, तो वो 1 साल या फिर 6 महीने या फिर उससे कम के लिए लैंड जो है वो खाली रहता है, तो उसे हम वर्तमान प्रति भूमि कहते हैं। तो उसके अतिरिक्त जो हमारी अन्य प्रति भूमि है ना, वो अनुपजाऊ है। वो वाली तो उपजाऊ है जिसमें अपन 6 महीने 1 साल में जो है ग्रो कर लेते हैं, मगर बाकी जो भूमि है प्रति वो अनुपजाऊ है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत अधिक है। अब कोई चीज जमीन अनुपजाऊ है तो उसको उपजाऊ बनाने के लिए हमें कई सारी मशीनरी का यूज करना होगा, जो कि बहुत ज्यादा हमें महंगी पड़ेगी, और इस वजह से उसकी लागत जो है बहुत ज्यादा आएगी, तो हम उसे नहीं खरीद पाएंगे। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, और चूंकि इसकी लागत बहुत ज्यादा आती है तो इसलिए हम 2 या 3 वर्षों में हमें सिर्फ 1 बार जो है ग्रो करते हैं वहां, ताकि हमें कुछ मिल पाए। और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। और इसके साथ साथ जो हम 1-2 साल में ये बो कर रहे हैं, उसके अलावा जो बोया जाने वाला क्षेत्र जो हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र है उसको भी हम इंक्लूड कर दें, अगर टोटल भी देखें तो 54% हिस्से पर ही हम खेती करते हैं। बाकी हिस्से पर तो खेती करते ही नहीं है, जो खेती लायक है उन पे भी नहीं करते, जो नहीं है उस पर तो करना ही नहीं। तो इससे क्या पता लगता है कि बहुत सारा लैंड जो है खाली पड़ा हुआ है। अब देखिए, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। कई राज्य कुछ और बो करता है, कई राज्य कुछ और बोता है, और उनका जो क्षेत्र है वो भी अलग अलग है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र भूमि है। आप सबको पता होगा कि पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा खेती हुई कब, जब हरित क्रांति आई। आप सबने हरित क्रांति का नाम सुना होगा। उसमें क्या हुआ था, उसमें फसलों को अच्छी तरह से, उसमें हमने जो है गेहूं पे जोर दिया था कि भाई गेहूं सबसे ज्यादा हमारी डिमांड है तो उसको पूरा करना चाहिए। उसमें पंजाब और हरियाणा सबसे ज्यादा विकसित करता है। क्यों, क्योंकि उनके पास प्रौद्योगिकी थी, टेक्नोलॉजी थी, और इस वजह से उन्होंने एक ही लैंड पर कई जारी खेती की। आज उस पर कुछ और उगाया, फिर जैसी वो उसकी फसल कटी इसी लैंड में कुछ और उगा दिया। वो ये उगाया करते थे इस तरीके से। और ये कैसे करते थे, यहाँ पे उनके पास टेक्नोलॉजी थी, सोलर पंप थे, वो सब थे, तो उन्होंने अच्छी तरह से इरिगेशन की मदद से उगाया। तो 80% भूमि जो है पंजाब की, हरियाणा की, वहां पे खेती हो पाई। मगर अरुणाचल प्रदेश
इन सब अंडमान निकोबार मणिपुर मिजोरम इनके पास तो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तो इन्होंने सिर्फ 10% क्षेत्र पर ही बोना स्टार्ट किया। अब देखिए, हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। मतलब 33% जो है भौगोलिक क्षेत्र एकदम वांछित पड़ा हुआ है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। और हमारा जो वन का क्षेत्र है वो भी कितना है, वो काफी कम है। वो कितना है, हम देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा कम है, हमें वो अलग अलग तरीके से मिलता है। तो वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा परिस्थिति की संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हमने ये सीमा बना दी कि भाई इससे ज्यादा नहीं होगा, ताकि हमारे वन भी बने रहे, वरना हमारे अगर वन नहीं रहेंगे तो हमारे पशु पक्षियों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक स्थिति पैदा हो जाएगी। तो वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है इस वजह से। और भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि कहलाता है। तो इस तरीके से जो बंजर भूमि है और जो कृषि योग्य भूमि है हमारी दूसरी, उन परियोजनाओं में जो भी भूमि लगाते हैं वो इस तरीके से हमें भू उपयोग कर पाते हैं। तो बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें भी आती है, सूखी मरुस्थलीय भूमि शामिल है, ये भी आती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। ये सब जो है हम कृषि में यूज नहीं कर रहे, हम वहां सड़कें बना रहे, हम वहां बस्तियां बना रहे, हम वहां रेल लाइन बिछा रहे, तो उनका यूज कृषि में नहीं हो रहा है। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का न्यूनीकरण हो रहा है। तो इस तरीके से हम इतनी सारी चीजों में भूमि का यूज कर रहे हैं कि भूमि जो है वो कम पड़ती जा रही है, भूमि का निम्नीकरण होता जा रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर कम कर रहे हैं, कम क्षेत्र में कर रहे हैं, आधे से ज्यादा तो खाली पड़ा है, और खाली पड़ा है तो उसमें हम ये सड़कें, ये उद्योग, ये सब बना रहे हैं, जिससे पोल्यूशन भी हो रहा है। तो इस सब से क्या गंभीर आपदा आ सकती है। तो इन गंभीर आपदाओं के बारे में हम अगले में पढ़ेंगे कि किस तरीके से भूमि का निम्नीकरण होता है और किस तरीके से संरक्षण होता है। ठीक है, तो हम ये अगले पार्ट में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।